हेलो दोस्तों, मैं हूं क्रिकेट वाला। क्रिकेट से रिलेटेड मैच प्रीव्यूज, अपडेट्स और प्रेडिक्शन के लिए हमारा यूट्यूब का चैनल क्रिकेट वाला सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स करके भी हमें बता सकते हैं, मैच के बारे में बता सकते हैं कि कौन सी टीम ये मैच जीतेगी और कौन सी टीम ये मैच हारेगी। और चैनल के मुतालिक भी हमें बताएं कि इस चैनल को मज़ीद बेहतर से बेहतर करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो आज हम आपको IPL के 42nd मैच के बारे में बताएंगे, जो कि खेला जाएगा दिल्ली डेयरडेविल और गुजरात लायंस के मध्य। दिल्ली डेयरडेविल के होम ग्राउंड में ये मैच खेला जाएगा। इस मैच की जो लाइव स्ट्रीमिंग है आप जियो सुपर पर देख सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के नाजरीन और जो इंडिया के नाजरीन है वो सोनी 6 और सेट मैच पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग को देख सकते हैं। अब थोड़ा दिल्ली डेयरडेविल के बारे में डिस्कस करते हैं। दिल्ली डेयरडेविल की जो टीम है वो कोई ख़ास परफॉर्मेंस उनकी इस IPL में नहीं रही है और ज़्यादातर मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और इनके जो बैट्समैन हैं वो इंडिया की बिल्कुल राइजिंग स्टार हैं और फ्यूचर में इंडिया की टीम का यकीनन हिस्सा होंगे। तमाम राहुल द्रविड़ इनको कोच कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस टूर्नामेंट में इस IPL 10 में उनकी परफॉर्मेंस कोई ख़ास नहीं रही। संजू सैमसन की परफॉर्मेंस फिर भी बेहतर रही है, ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस भी बेहतर रही है, लेकिन करण नायर जो कि इंडिया की टेस्ट टीम का मुस्तकिल हिस्सा है और एक ट्रिपल सेंचुरी भी स्कोर किया, लेकिन इस IPL में बिल्कुल ऑफ दिखाई दिए हैं। अभी तक उन्होंने एक भी 40+ स्कोर नहीं किया, जिसको हम कह सकें कि उसमें उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। काफ़ी देर तक खड़े भी रहे हैं, 1 डाउन पोजीशन पर, 2 डाउन पोजीशन पर भी खिलाया गया, ओपनर भी खिलाया गया, लेकिन फिर भी वो अपनी फॉर्म को लेकर अभी तक परेशान है और कुछ नज़र भी नहीं आ रहा है कि वो आगे भी फॉर्म में आते हैं कि नहीं आते। क्योंकि अगर मज़ीद 2 से 3 मैचेज़ में इनको शिकस्त का सामना हो जाता है तो यकीनन वो IPL की प्लेऑफ्स की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए ये मैच उनके लिए बहुत अहम है। अगर वो जीतेंगे तो मे बी कि वो थोड़े से एंटर रहें प्लेऑफ्स में फाइट के, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो अभी से इस फाइट से बाहर हो चुके हैं। अलबत्ता जो है करण नायर अगर फॉर्म में आ रहे हैं तो इंडिया की क्रिकेट टीम के लिए वो बेहतर हो सकता है, क्योंकि वो अभी खेलने के लिए जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी, तो उसमें मे बी कि वो इंडिया के लिए एक अच्छा अपना शेयर मिलाते हैं अपनी बैटिंग के डिपार्टमेंट में। तो जहाँ तक बॉलिंग का ताल्लुक है तो बॉलिंग का डिपार्टमेंट है दिल्ली डेयरडेविल का थोड़ा सा वीक है। इस वजह से वीक है, उसमें ज़हीर खान वो फॉर्म नहीं दिखा पा रहे हैं जो उनको दिखानी चाहिए। रिवर्स स्विंग रहती वो करते हैं, अभी तक करने में नाकाम रहे हैं। इसके अलावा क्रिस मॉरिस अच्छे पेस से बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी पेस में थोड़ी सी समझदारी नहीं है, इसलिए थोड़ी सी मार खा जाते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा टीम में अच्छा इजाफा इन्होंने किया जो रबादा को ये खिला रहे हैं। कगिसो रबादा बहुत अच्छे बॉलर हैं, दराज कद के बॉलर हैं, यंगस्टर हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। 2 मैचेस उनको खिलाए गए, दोनों में उनकी बॉलिंग जहाँ तक मैं देख रहा हूँ बाकी बॉलर के लिए तो उनकी बॉलिंग बेहतर रही, अच्छे पेस से उन्होंने बॉलिंग भी की है। तो ये थोड़ा सा डिपार्टमेंट उनका वीक है, क्योंकि जो पार्ट टाइमर उनके बॉलर हैं अमित मिश्रा हैं, बहुत मार खाते हैं, बुरे तरीके से मार खा रहे हैं, कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है। गुगली करते हैं तो वो भी उनकी पकड़ी जाती है बड़ी आराम से, और लेग ब्रेक भी उनकी बड़ी आराम से पकड़ी जाती है, इसलिए थोड़े से सक्सेसफुल इस IPL में नहीं रहे। सिर्फ एक मैच में कोई अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इसके अलावा अमित मिश्रा ने इस पूरे टूर्नामेंट में ज़बरदस्त किस्म की पिटाई खाई है। तो ये इनका मैच खेला जाएगा गुजरात लायंस के साथ। गुजरात लायंस ने थोड़ा विनिंग कम्बिनेशन अपना कायम किया है, लास्ट 2 मैचेस में कामयाबी हासिल की है। थोड़ी सी टीम में भी वो चेंज लेकर आए हैं। एंड्रयू टाई इनके हीरो बने हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने RCB के खिलाफ अच्छी बॉलिंग की और लगातार 2 कंसेक्यूटिव विकेट्स उन्होंने हासिल किए क्रिस गेल और AB डिविलियर के। उसके बाद बिल्कुल कमर टूट गई थी RCB की, RCB को गुजरात लायंस ने शिकस्त दे दी थी। उसके बाद अब थोड़ी सी उम्मीद पैदा हुई है कि मे बी कि ये लोग प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर जाएँ, लेकिन तमाम मैचेस में इनको कामयाबी हासिल करना पड़ेगी। तो ये मैच इनके लिए मस्ट विन मैच है। जीतेंगे तो आगे प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर सकते हैं, वो भी सिर्फ तीसरी या चौथी पोजीशन पर आ सकते हैं, पहली 2 पर आने के बिल्कुल भी इसके चांसेस नहीं है। तो गुजरात लायंस की बैटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उनकी जो बैटिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ब्रेंडन मैकुलम बहुत अच्छी फॉर्म में है, सुरेश रैना ने भी अपनी फॉर्म को दिखाया है और काफ़ी मैच में थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस दी और थोड़ी सी डिफरेंट सुरेश रैना नज़र आए उन्होंने, क्योंकि उनको एक बुरी खबर मिली जिसकी वजह से उन्होंने अपनी फॉर्म को ज़ाहिर किया। बुरी खबर उनके लिए ये थी कि नाजरीन को भी बताते चलें कि सुरेश रैना को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से इंडिया के निकाल दिया गया है, वो किसी भी कैटेगरी में अब शामिल नहीं है। पहले वो उनकी C कैटेगरी में शामिल थे और मुसलसल अपनी वनडे टीम के साथ वो इंडिया की जुड़े हुए थे, लेकिन अब जो नया उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी हुआ है तो उसमें से सुरेश रैना को निकाल दी गई। शायद इसी वजह से अपनी फॉर्म उन्होंने दिखाई है और दोबारा टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं वो। सुरेश रैना के खिलाफ दिनेश कार्तिक हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन दिनेश कार्तिक भी अनलकी रहे और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने में नाकाम रहे हैं, क्योंकि दिनेश कार्तिक की एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है। उनके निस्बत संजू सैमसन और ऋषभ पंत दोनों विकेट कीपिंग करते हैं, बैकअप के तौर पे इन दोनों को टीम में रखा गया है। थोड़ी सी दिनेश कार्तिक और इनके लिए बुरी खबर, इसके अलावा जो इनके स्टार बने हुए हैं इस टूर्नामेंट में जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं वो एंड्रयू टाई और इस वक्त दूसरे नंबर पर रविंद्र जडेजा
बॉलिंग में अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं दोबारा, और बहुत समझदारी से बॉलिंग करते हैं। किसी भी प्लेयर को बड़ी जल्दी परख लेते हैं कि वो कहाँ पर खेलता है, उनकी वीकनेस क्या है, और उनको आउट भी करने की सलाहियत रखते हैं। अपनी फास्ट और स्पिन बॉल का बड़ा ज़बरदस्त मिक्सचर करते हैं, उसी एक्शन से तेज़ बॉल भी कर देते हैं और फ्लाइट भी करते हैं और स्लो बॉल भी कर लेते हैं। तो एंड्रयू टाई और रविंद्र जडेजा इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉलिंग के डिपार्टमेंट में, और बैटिंग के डिपार्टमेंट में ब्रेंडन मैकुलम बहुत ज़्यादा अहम होंगे, और सुरेश रायना और दिनेश कार्तिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन पिछले मैच में जैसे कि हमने देखा कि एरन फिंच ने परफॉर्म किया, तो एक अच्छा इन्होंने चेंज किया है। अब जेसन रॉय को बाहर बिठाया हुआ है और एरन फिंच को मैचेस खिलाए जा रहे हैं, और एरन फिंच बहुत तेज़ी से रन बना रहे हैं और छक्के बड़े लंबे लंबे लगा रहे हैं और बड़ी आसानी से 6 लगा लेते हैं। तो थोड़ा सा ये एक अच्छा इजाफा और अच्छा कॉन्फिडेंस दिया इन्होंने एरन फिंच को, जिसकी वजह से वो परफॉर्म भी करके दिखा रहे हैं। तो इसके अलावा अगर हम डीडी के बारे में डिस्कस करें तो डीडी की जो बॉलिंग है ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं नज़र आ रही। स्पेशली कोई भी बॉलर कोई खास परफॉर्म नहीं कर रहा। थोड़ा सा कोरे एंडरसन को कॉन्फिडेंस देना चाहिए, उनको बैटिंग में भी ऊपर खिलाना चाहिए और उनको बॉलिंग भी देनी चाहिए। हमने देखा कि उनको बॉलिंग तो बिल्कुल दे ही नहीं रहे, 1 ओवर या 2 ओवर करवा कर उनको छोड़ देते हैं। एक्सपीरियंस बॉलर हैं, न्यूजीलैंड के लिए बहुत सारी क्रिकेट खेल चुके हैं, IPL भी, मुंबई इंडियंस के लिए IPL भी खेल चुके हैं। थोड़ा सा उनको चांस दें तो वो अच्छी रिप्लेसमेंट उनके हो सकते हैं और उनकी टीम को आगे लेके जा सकते हैं। अब थोड़ा सा हम टॉस की तरफ आएँ तो जहाँ तक टॉस का ताल्लुक है तो टॉस गुजरात लायंस के लिए तो डू एंड डाई की सिचुएशन रखता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉस से जो है अगर गुजरात लायंस के कप्तान सुरेश राणा जीतते हैं तो 99.9% यही चांसेस हैं कि वो पहले बॉलिंग करेंगे और बाद में बैटिंग की तरफ जाएंगे। और अगर पहले बैटिंग भी करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा टोटल देना पड़ेगा, मोर देन 200 का टोटल देते हैं तो उसको डिफेंड कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो बॉलिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है। शिवल कौशिक, धवल कुलकर्णी जो है बड़ी मार खा जाते हैं दोनों। उनको सपोर्ट करते हैं जडेजा और टाई, लेकिन इस वजह सपोर्ट नहीं कर सकते कि वो इतना भी 6-7 के ऊपर भी नहीं आते, क्योंकि ऊपर 10 से ऊपर की इकॉनमी उनकी रहती है दोनों बॉलर्स की। इस वजह से उनको सपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी के विद रिस्पेक्ट टू गुजरात लायंस अगर हम देखते हैं डीडी की टीम टॉस जीती है तो उनका भी सेम यही है कि बैटिंग जो है उनकी काफ़ी कदरे बेहतर है, लेकिन जो उनकी बॉलिंग है वो बहुत ज़्यादा वीक है। तो अगर उनके कप्तान ज़हीर खान टॉस जीतेंगे तो वो भी यकीनन पहले बॉलिंग करेंगे और बाद में बैटिंग की तरफ जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टॉस है वो डू एंड डाई की सिचुएशन दोनों टीमों के लिए रखता है। अब मैच प्रिडिक्शन की तरफ आते हैं। जहाँ तक मैच प्रिडिक्शन का ताल्लुक है तो मैच प्रिडिक्शन में गुजरात लायंस की टीम ये मैच जीत जाएगी और क्वालिफाइंग की तरफ अपना एक और कदम आगे बढ़ाएगी। क्योंकि अगर आगे वो 3 मैचेस अपने जीत जाते हैं तो यकीनन वो प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर जाएंगे। और क्योंकि अब RCB की टीम तो ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है, डीडी की टीम अगर ये मैच में हार जाएगी तो वो भी ऑलमोस्ट बाहर हो जाएगी। तो गुजरात लायंस की टीम के आगे जाने के इम्कानात काफ़ी रोशन हो जाएंगे। तो क्रिकेट से रिलेटेड मैच रिव्यूज़, अपडेट्स और प्रेडिक्शन के लिए हमारा यूट्यूब का चैनल क्रिकेट वाला सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट भी देकर हमें आगाही देते रहें मैच के मुतालिक भी और चैनल के मुतालिक, हमें जो किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं आप लोग।